हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुलेन बारे सिंड्रोम के बारे में। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे क्लासरूम में। नर्वस सिस्टम में हमने बहुत सारे डिजीज़ पढ़ ली थी। उसी डिजीज़ में आज एक डिजीज़ है गुलियन बारे सिंड्रोम। तुम्हें पता हो तो हमने नर्वस सिस्टम में एक डिजीज़ पहले पढ़ रखी है क्लासरूम में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तुमने क्या देखा था कि माइलिन शीथ का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कहाँ पे? CNS में। तो सेम एज इट इज़। अच्छा, डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? माइलिन शीथ को डैमेज कर रहा है। अच्छा, माइलिन शीथ अगर नॉर्मल नर्व सेल में होती है तो क्या फंक्शन करती है वो, कि भाई हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है सेल बॉडी टुवार्ड्स किधर, एक्सोन की तरफ, ये क्या करती है? इम्पल्स को रैपिड ट्रांसमिशन का काम करती है। माइलिन शीथ अगर वो डिस्ट्रक्ट हो रही है तो क्या होगा? इम्पल्स रैपिड ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम गुलेन बारे सिंड्रोम में ये देखते हैं कि गुलेन बारे सिंड्रोम क्या कहता है हमसे, कि गुलेन बारे में जो PNS होता है। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज थी CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जे ऐसे कैसे गुलेन बारे सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो कहाँ की है? PNS की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इसमें क्या हो रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो रही है। अच्छा, तुम्हें पता हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन का काम कौन सी सेल करती है? ओलिगोडेंड्राइट। और ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन का काम कौन सी सेल करती है? स्वान सेल। बात समझ में आ रही है? ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि पेरिफेरल सिस्टम में कौन सी सेल कौन माइलिन शीथ कौन सी सेल बनाती है? स्वान सेल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, CNS और PNS तुम्हें पता है ना क्या क्या होते हैं दोनों, है ना। अब हम देखते हैं GBS कहाँ की डिजीज़ है? PNS की डिजीज़ है। GBS में क्या हो रहा है? GBS में क्या हो रहा है कि भाई माइलिन शीथ जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। क्यों डिस्ट्रक्ट हो रही है? वही सेम एज इट इज। इसका भी कोज क्या है? ऑटो इम्यूनिटी, है ना। एंटीबॉडी बन जाती है किसके खिलाफ? स्वान सेल के खिलाफ। जो हमारी स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है PNS में, उसके खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रक्ट कर देती है। अब डिस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। क्या कह रहा है ये GBS? व्हाट इज GBS? GBS इज एन एक्यूट और सब एक्यूट ऑनसेट इज जनरली सिमेट्रिकल प्रोग्रेसिव लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ लिम्स। अच्छा, इसमें क्या है भाई? एक तो एक्यूट इन नेचर है ना, अचानक से होती है। और पैरालिसिस कहाँ से चालू होता है? लिम्ब से, लोअर मोटर न्यूरॉन से। अच्छा, GBS को हम क्या कहते हैं कि ये एक असेंडिंग पैरालिसिस की कंडीशन इसमें डेवलप होती है। असेंडिंग पैरालिसिस अगर हम बोले तो कैसे? पैरालिसिस जो चालू होता है वो पैरों से चालू होता है ना, और कहाँ तक जाता है? फिर ब्रेन तक जाता है। यानी कि इसमें जो कंडीशन स्टार्ट होती है, माइलिन शीथ जो डैमेज होना चालू करती है वो कहाँ से चालू होती है? नीचे से चालू होती है, मतलब अपने पैरों से। तो इसमें लोअर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो अपर लिम्ब जो लोअर लिम्ब होते हैं, वो मेनली अफेक्ट होते हैं, और वो क्या होता है? उनका पैरालिसिस होता है। अच्छा, ए डिजीज़ विच रैपिडली डैमेज पेरिफेरल नर्व्स। इस डिजीज़ में क्या होता है भाई? जो माइलिन शीथ है पेरिफेरल नर्व्स में, उनका क्या होने लग जाता है? डैमेज होना चालू कर देती है। अब माइलिन शीथ डैमेज होगी तो कहाँ से डैमेज हो रही है? पैरों से जो डैमेज होना चालू हो रही है। तो इसलिए क्या होता है? इसमें असेंडिंग पैरालिसिस, यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में पैरालिसिस चलता है। अच्छा, इधर तुमने एक डायग्राम देख रखा है, डैमेज नर्व सेल कोजेस असेंडिंग पैरालिसिस। देखो, नॉर्मल जो नर्व सेल वो कैसी है? उसमें माइलिन शीथ अपन को प्रॉपर नजर आ रही है, पर जो डैमेज नर्व सेल है उसमें क्या हो रहा है? एकदम क्या हो रहा है? माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चालू हो रही है। जो स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है उसके खिलाफ क्या बन चुकी है? एंटीबॉडी बन चुकी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो इधर आदमी को देखो क्या हो रहा है? चलने में दिक्कत आ रही है ना। पैरों से बहुत, उसके पैर भी क्या हो रहे हैं? लूज पड़ चुके हैं, चलने में उसको बहुत दिक्कत आ रही है इधर। अच्छा, गुलेन बारो का अगर हम देखें तो क्या है? नेम्ड आफ्टर फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज गुलेन एंड जीन अलेक्जेंडर बर्रे। 1916 में इन दोनों ने इस डिजीज़ का नाम दिया था गुलेन बारे सिंड्रोम, है ना। फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये दोनों। अच्छा, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें हम, तुम्हें पता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमने क्या देखा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने ये देखा था कि इसमें क्या होता है? नर्व सेंसेशन डिक्रीज हो जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते। जब माइलिन शीथ ही नहीं रहेगी तो नर्व इम्पल्सेस में क्या होगा? या तो
नर्व इम्पल्स ही नहीं आएंगे या फिर उसको पहुंचने में बहुत देरी लगेगी, तो क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा, है ना। पहला सिम्टम ही क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस भी होने की कंडीशन आ जाएगी, इम्पल्स नहीं जा पाएंगे, हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। साइड में तुम डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आदमी को क्या है, चलने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो इसमें डैमेज भी कहाँ से चालू होता है, नीचे से चालू होता है, पैरों से डैमेज। बात समझ में आ रही है। अच्छा, in 25% of patient this weakness affect the respiratory muscles causes respiratory inadequacy। अच्छा, GBS में अगर अपन देखें कि जब इसके किसी के GBS हो गया है, गुलेन बारे सिंड्रोम हो गया है, तो उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है ना डिजीज़ का, वो रेस्पिरेटरी फेलियर ही है। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे जब डैमेज, माइलिन शीट डैमेज चालू होना करती है नीचे से, वो रेस्पिरेटरी मसल्स तक आती है। अब रेस्पिरेटरी मसल्स अगर डैमेज हो जाएगी तो ध्यान रखना, जो अफेक्टेड पर्सन है उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। जब रेस्पिरेटरी मसल्स ही काम नहीं करेगी, लंग्स ही काम नहीं करेंगे, सारी सेल्स में ऑक्सीजन ही जा पाएगा, तो अपनी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी। तो इस कंडीशन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है ना, पॉसिबल रेस्पिरेटरी फेलियर। अच्छा, ANS डिसफंक्शन भी होता है, ऑटोनोमिक यूरिनरी रिटेंशन नहीं हो पाता है, फ्लशिंग ऑफ फेस, है ना। फ्लशिंग ऑफ फेस हम देखें तो क्या कि भाई चेहरा एकदम से क्या होता है, मुरझाया हुआ, ऐसा वाइटिश पड़ जाना, इस तरह से फेस हमारा हो जाता है। कार्डियक एरिथमिया, भाई जब रेस्पिरेटरी मसल्स इफेक्ट हो रही है तो मे भी पॉसिबल कार्डियक मसल्स भी इसमें अफेक्टेड होती है ना। एरिथमिया यानी कि उसकी रिदम बिगड़ जाएगी। कार्डियक की एक रिदम होती है ना, कार्डियक अपना जो हार्ट है इसकी क्या होती है, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, है ना। लब डब साउंड सुनी हो तुमने, तो इसमें क्या होगा, एरिथमिया हो जाएगा। कार्डियक की क्या है, अनप्रॉपर रिदमिक चालू सकता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन मतलब बीपी का डाउन हो जाना। ऑर्थोस्टेटिक, जब अगर इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी लेटा हुआ है और सडनली वो खड़ा हो जाए, है ना, या फिर एकदम से बैठा बहुत देर से बैठा है और एकदम से खड़ा हो जाए, तो उसमें क्या होता है, बीपी डाउन हो जाता है एकदम से किसी भी आदमी का, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अच्छा, इसमें पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर पेन होता है तो कहाँ पे होता है, लोअर बैक पेन में, है ना, शोल्डर्स में, थाई में। अच्छा, पेन क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जब हमारी सेल्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे बॉडी गार्ड है, वही क्या कर रहे हैं, हमारी स्वान सेल को ख़त्म कर रहे हैं, माइलिन शीथ को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब जनरली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होएगी, रेस्ट्रक्टिव प्रोसेस चलती रहेगी हमारी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है पेन भी होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसमें पेन भी होता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो इसके दो टाइप है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी और एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होता है, मोटर नर्व भी अफेक्ट होते हैं। अच्छा, तुम इधर डायग्राम में देखो, नॉर्मल जो माइलिन शीथ है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें पता हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अपन ने पढ़ा था, जो हमारी सेंसिटाइज टी सेल्स है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स है, वो एंटर कर जाती है और वही उसको डैमेज करना चालू कर देती है ना, वही एंटीबॉडी बना देती है। एंटीबॉडी बनते ही, अगर एंटीबॉडी एक बार में बन गई तो वो क्या करती है, अपने ही घर के आदमी को क्या समझने लगती है, दुश्मन समझने लगती है, तो उसको ही खत्म करने लग जाती है। तो ऐसे माइलिन शीथ को क्या करने लग जाती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये इसको डैमेज करने लग जाती है। अब माइलिन शीथ इधर देखो, इसमें ये माइलिन शीथ अगर डैमेज होगी तो नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से एक्सोन तक या फिर टेलोडेंड्राइट्स तक नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, इसके दो सब टाइप है। डायग्नोसिस अगर हम करें सिंपल से डिजीज़ का, डायग्नोसिस नॉर्मल होगा, है ना, या तो CT स्कैन भी करा सकते हो तुम, है ना, CSF का एग्जामिनेशन कर सकते हो, है ना, हाई प्रोटीन देखने को मिलेगा। क्योंकि अच्छा, तुम्हें माइलिन शीथ किससे बनी मिलती है, माइलिन शीथ प्रोटीन और फैट से बनी मिलती है। तो जब ये डिस्ट्रक्ट हो रही है तो इसमें क्या है, प्रोटीन भी हाई प्रोटीन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे, है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री लॉस की, न्यूरोलॉजी के एग्जामिनेशन करो, जितने भी अपन ने एग्जामिनेशन कर रखे हैं अधिकतर एग्जामिनेशन करो। प्रोग्रेसिव वीकनेस, अच्छा तुम्हें पता है जब माइलिन शीथ ही नहीं है तो खत्म हो रही है माइलिन शीथ, तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन स्लो होगा तो उसमें वीकनेस आना स्वाभाविक है। तो प्रोग्रेसिव वीकनेस, है ना। और उसके बाद डिक्रीज सेंसेशन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, अपन ने पता हो तो जब अपन ने क्लासरूम में न्यूरोलॉजी के एग्जामिनेशन पढ़े थे तो हमने उसमें रिफ्लेक्स भी चेक करना बताया था, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। उसके बाद लंबर पंचर फॉर CSF एग्जामिनेशन, CSF का एग्जामिनेशन भी कर लो, जिसमें हाई प्रोटीन और लो ब्लड सेल काउंट हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी कर लो। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी क्या कहती है,
भाई जब नॉर्मली हमें पता है कि जो इम्पल्स है सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ जाती जाती हमारे डेंड्रियास तक जाती है, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, हम वेलोसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी में हम कोई कहे कि नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी चेक करते हैं। अब वेलोसिटी अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इस कंडीशन में क्या होगा, जब माइलिन शीथ ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसी नजर आएगी, डिक्रीज नजर आएगी, है ना, डिक्रीज वेलोसिटी नजर आएगी। कंडक्शन जो है वो पेरिफेरल नर्व्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। इसी कारण तो वीकनेस आ रही है, पैरालिसिस हो रहा है, इसी कारण हो रहा है सब। बात समझ में आई तुम्हें? मैनेजमेंट अगर हम इसका देखें तो मैनेजमेंट भी क्या है, प्लाज्मा पेरेसिस करो। प्लाज्मा पेरेसिस क्या कहता है हमसे, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में, हमारे सर्कुलेशन में क्या है, एंटीबॉडी बनी हुई है। कौन सी एंटीबॉडी बनी हुई है, जो किसको मार रही है, हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में माइलिन शीथ है उनको मार रही है। तो प्लाज्मा पेरेसिस के सहायता से हम क्या करते हैं, ब्लड में जितनी भी एंटीबॉडी घूम रही है उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसको निकाल देते हैं। जब ब्लड में अगर अपन एकदम से सारी एंटीबॉडीज निकाल देंगे तो एपिसोड आना कम हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट करना कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? रिड्यूस हो जाएगी, जो सीवियरिटी एकदम धीरे बढ़ रही है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, हाई डोज इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी यूज टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ एपिसोड। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, प्लाज्मा पेरेसिस नहीं करो तो जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी दे दो। जो ऑटो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनी है माइलिन शीथ के खिलाफ, उसके खिलाफ बाहर से एंटीबॉडी दे दो तो वो उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी। ईसीजी मॉनिटर करो, तुम्हें पता है इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स बहुत इफेक्ट हो सकती है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें टाइम टाइम पे ईसीजी भी मॉनिटर करना है। एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेंट एज नीडेड, भाई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलती है ना, क्या नाम से, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट दे देंगे। इसके बाद पांचवा क्या कह रहा है इसमें, इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ पैरालिसिस डेवलप। उसको इंटूबेट करो या फिर उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन दो। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एक बार डेवलप हो गया तो ये कंडीशन बहुत सीवियर जा सकती है। इवन अगर रेस्पिरेटरी तक पहुंच चुकी है माइलिन शीथ का डैमेज, तो यूँ मानो तुम आदमी की डेथ होती है। क्योंकि क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी मसल्स ही काम नहीं करेगी तो तुम सोचो आदमी कैसे ऑक्सीजन लेगा, कैसे उसकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी। तो मेन तुमने ABS भी पढ़ रखा है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या रखते हैं, रेस्पिरेशन रखते हैं ना, एयरवे रखते हैं, ब्रीदिंग रखते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में भी वही ट्रीटमेंट इसका यही है, प्लाज्मा पेरेसिस करो, है ना, या तो हमारा प्लाज्मा एक्सचेंज कर लो, जो एंटीबॉडी घूम रही है उनको प्लाज्मा पेरेसिस के थ्रू निकाल दो, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें नहीं देते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेट करो, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो इसको वेंटिलेटर पे दो। IV एंटीबायोटिक दे दो। मैनुअल मूवमेंट ऑफ लिम्स, क्योंकि क्या हो रहा है, लिम्स का मूवमेंट कम हो रहा है, हाथ पैर चल नहीं पा रहे, क्योंकि इम्पल्स का ट्रांसमिशन अब रुक चुका है। क्यों रुक चुका है, क्योंकि माइलिन शीथ डैमेज हो चुकी है। तो जो हमारे लिम्स है उनका मैनुअल मूवमेंट कराओ। एंटीकोगुलेंट थेरेपी दो, भाई आदमी पड़ा हुआ है, उसके मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा पड़े रहने से क्या होता है, DVT होने के चांसेस रहते हैं। DVT क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, भाई काफ़ी टाइम तक अगर हम पर बैठे रहते हैं ना, तो हमारे जो डीप वेन्स है, अगर लॉन्ग टर्म से हम बैठे हैं या फिर कोई सीटिंग है, तो क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी दे देते हैं। फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, भाई उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराओ, देश को चलना धीरे धीरे सिखाओ, क्योंकि क्या है उसको इम्पल्स जो है ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। साइकोलॉजिकल थेरेपी दो, भाई किसी भी अगर आदमी के कोई चीज़ डायग्नोस होती है, अब किसी आदमी को पता लग गया उसके GBS है, तो वैसे ही स्ट्रेस में चल जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा, तो उसको क्या दो, साइकोलॉजिकल थेरेपी दो। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तुम्हें मैंने पहले बताया था इस डिजीज़ का मेन कॉम्प्लिकेशन ही क्या है, रेस्पिरेटरी फेल्योर। नीचे पैरों से ख़त्म होते हैं, माइलिन शीथ कहाँ तक आ जाती है, रेस्पिरेटरी तक। और अगर एक बार रेस्पिरेटरी की माइलिन शीथ डैमेज होना चालू हो गया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चल सकता है और आदमी का रेस्पिरेशन फेल हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है ना, कार्डियक की रिदम बिगड़ सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी एंड पैरालिसिस। अच्छा, इमोबिलिटी, जो आदमी जैसे पलंग पे पड़ा काफ़ी टाइम से, हिल नहीं पा रहा, पैरालिसिस हो पड़ा है, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तुम्हें पता है बेड सोर हो सकते हैं, और भी इमोबिलिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन में आदमी जा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यार डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है, तो उसको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी।
असिस्मेंट क्या करोगे, असिस्मेंट में ये करोगे पेन लेवल असिस करोगे ड्यू टू मसल स्पाज्म और डायस्थेसिस। डायस्थेसिस क्या है, ये जैसे कोई भी अगर नर्व डैमेज होती है उसके कारण अपन को पेन होता है तो उसको क्या कहते हैं, नर्व वाला जो पेन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डायस्थेसिस, है ना। नर्व डैमेज के दौरान जो पेन वेन होता है हमारे पूरी बॉडी में या ऐसे सेंसेशन आते हैं तो वो कौन सा है, डायस्थेसिस। असेस कार्डियक फंक्शन इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टैटिक बीपी, भाई उसका बीपी चेक करते रहो कहीं ज़्यादा डाउन तो नहीं चल गया। कार्डियक फंक्शन हमने कहा था, ईसीजी भी मॉनिटर करते रहो। रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली डिटरमाइन करो, कहीं हाइपोवेंटिलेट तो नहीं हो गया। हाइपोवेंटिलेट मतलब रेस्पिरेटरी रेट उसकी डाउन हो चुकी हो, क्यों, क्योंकि वीकनेस आ रही हो, एक तो ये भी चेक करो। परफॉर्म क्रेनियल नर्व असेसमेंट, है ना, स्पेशली 9th क्रेनियल नर्व फॉर गैग रिफ्लेक्सेस, कि भाई क्या होता है अगर इसमें गैग रिफ्लेक्सेस आउट हो गए तो आदमी को खाने पीने में दिक्कत आ सकती है, एस्पायरेट कर सकता है वो। गैग रिफ्लेक्सेस से क्या होता है, हम कुछ भी अगर कोई भी थ्रोट में या फिर कहीं अगर कोई अननेसेसरी चीज़ हम अगर ले लेते हैं तो गैग रिफ्लेक्सेस के द्वारा हम उसको क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर गैग रिफ्लेक्सेस किसी के एब्सेंट है तो कोई चीज़ आदमी खाना खाता है उसके रेस्पिरेटरी में भी जा सकता है। तो परफॉर्म क्रेनियल नर्व असिस्मेंट, तो क्रेनियल नर्व भी अगर असिस्ट करो कि भाई इसके गैग रिफ्लेक्सेस तो अभी आ रहे हैं ना। उसके बाद मोटर स्ट्रेंथ चेक करो कि भाई उसकी मोटर स्ट्रेंथ सही है नहीं है, कितना चल पा रहा है कितना नहीं चल पा रहा है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम डायग्नोसिस भी क्या क्या देखेंगे, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू वीकनेस, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी मसल्स। ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे इसमें हम, क्योंकि क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि वीकनेस आ रही है। पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स में क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है ना, या फिर वीकनेस हो रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ की माइलिन शीट डैमेज होगी। माइलिन शीट अगर होती तो बढ़िया इंपल्स होता तो रेस्पिरेटरी मसल्स बढ़िया काम करती है ना। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पैरालिसिस, उसकी फिजिकल मोबिलिटी भी क्या है, डाउन हो रखी है। आदमी को पड़े पड़े रहना पड़ता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसकी फिजिकल मोबिलिटी भी क्या है, इम्पेयर्ड है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, अगर गैग रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे तो उसको ओरली अपन कुछ देंगे तब भी बहुत सीवियरिटी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग में जा सकता है, तो इसलिए उसका न्यूट्रिशन लेवल भी क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। वर्बल कम्युनिकेशन, देखो उसको बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, डिप्रेस रहेगा, है ना। क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज पैथोलॉजी, क्रोनिक पेन रहेगा, धीरे धीरे अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसके पेन भी क्या है, लंबे समय से बना रहेगा। एंजाइटी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, डिटोरेटिंग फिजिकल कंडीशन, भाई जब आदमी की अगर कोई चीज़ डायग्नोस होती है तो वैसे ही उसकी एंजाइटी हो जाती है ना, ना तो वो बात कर पाता है तो उसको एंजाइटी भी होगी क्योंकि वो बात भी नहीं कर पा रहा है, और उसकी डिजीज़ भी क्या होती जा रही है, प्रोग्रेस होती जा रही है। तो आज हमने ये क्या देखा, GBS देखा, गुलेन बारे सिंड्रोम। ठीक है, थैंक यू।